हाय, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इतिहासकार हजारों साल पुराने अतीत के रहस्यों को कैसे सुलझाते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। ये एक बहुत ही रोमांचक खोज होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम ये कैसे जानते हैं कि हजारों साल पहले असल में हुआ क्या था। जब कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, तो फिर ये कहानियां हम तक पहुंची कैसे? इसका जवाब उन सुरागों में छुपा है जिन्हें इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकारों के पास समझिए कि एक जासूसी किट होती है, जिसमें 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं। पहला है पुरातत्व, जो हमें जमीन के नीचे दबे हुए राज बताता है। दूसरा है मुद्रा शास्त्र, मतलब पुराने सिक्कों की पड़ताल। और तीसरा है पुरालेख शास्त्र, जो पत्थरों और दीवारों पर लिखी बातों का मतलब निकालता है। चलिए एक एक करके इन औजारों को चलाना सीखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पुरातत्व की दुनिया में। जरा सोचिए कि वक्त एक नदी की तरह है, जो अपने पीछे मिट्टी और रेत की परतें छोड़ती जाती है। हजारों सालों में पुराने शहर, गांव, सब कुछ इन्हीं परतों के नीचे दब जाता है। पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स इन्हीं परतों को बहुत सावधानी से खोदकर हमारे पूर्वजों की भूली बिसरी दुनिया को फिर से हमारे सामने लाते हैं। अब देखिए, खुदाई भी 2 तरह से होती है और दोनों का मकसद अलग अलग होता है। अगर ये जानना है कि कोई जगह वक्त के साथ कैसे बदली, तो वर्टिकल डिगिंग होती है, मतलब एक ही जगह पर सीधा नीचे की ओर खुदाई। इससे अलग अलग जमाने की परतें एक के ऊपर एक दिख जाती हैं। लेकिन अगर किसी एक ही दौर के जीवन की पूरी तस्वीर देखनी हो, तो हॉरिजॉन्टल डिगिंग की जाती है, जिसमें एक ही परत को बड़े इलाके में खोला जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। पुरातत्वविदों को ये कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है? इसका जवाब विज्ञान के कमाल के टूल में छुपा है, जिसे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। आप ऐसा समझिए कि हर जिंदा चीज, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, उसके अंदर एक तरह की नेचुरल घड़ी होती है। इस घड़ी का नाम है कार्बन 14। तो होता यह है कि जब किसी जीव की मौत हो जाती है, तो ये कार्बन 14 की घड़ी एक तय रफ्तार से धीमी पड़ने लगती है। और वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि ठीक 5568 सालों में किसी भी चीज में कार्बन 14 की मात्रा ठीक आधी रह जाती है। तो बस इसी हिसाब से वो किसी भी पुरानी हड्डी या लकड़ी के टुकड़े की उम्र का बिल्कुल सटीक पता लगा लेते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब अपने दूसरे सुराग की ओर बढ़ते हैं, सिक्के। ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े सिर्फ खरीदारी के काम नहीं आते थे, ये अपने जमाने के टाइम कैप्सूल हैं। मतलब ये हमें उस दौर की कहानियां बताते हैं। एक छोटा सा सिक्का बहुत कुछ बता सकता है। उस पे बने राजा की तस्वीर से पता चलता है कि उस वक्त कौन राज कर रहा था। वो सिक्का जिस जिस इलाके में मिलता है, उससे उस राज्य की सीमाओं का अंदाजा लग जाता है। अगर सोने के सिक्के ज्यादा मिले, तो मतलब है कि वो दौर काफी अमीर रहा होगा। और सिक्के पर बने देवी देवताओं या चिन्हों से उस जमाने की कला और धर्म के बारे में भी पता चलता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही मजबूत सुराग पर, शिलालेख। ये पत्थर के खंभों, चट्टानों या धातु की प्लेटों पर खुदे हुए लेख होते हैं। इन्हें एक तरह से उस जमाने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, जिन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि वो हमेशा के लिए बने रहें। पर इन संदेशों को पढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिखावट है, उसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। वो आज भी एक पहेली है। भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया, साल 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। और बस इसी एक खोज ने हमारे लिए सम्राट अशोक के पूरे साम्राज्य के दरवाजे खोल दिए। ये शिलालेख भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो सम्राट अशोक के शाही फरमान हैं, जो बताते हैं कि राजकाज कैसे चलता था। कुछ आम लोगों ने अपनी भक्ति दिखाने के लिए बनवाए थे। कुछ लेख राजाओं की बड़ाई में लिखे गए हैं, जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। और कुछ दान पुण्य का हिसाब किताब हैं। मतलब हर शिलालेख अतीत में झांकने की एक अलग खिड़की है। अच्छा, तो जमीन के नीचे और पत्थरों पर लिखे सुरागों के बाद अब बारी आती है गवाहों के बयानों की, यानी उस जमाने में लिखी गई किताबें और ग्रंथ। इन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ये हमें उस दौर की सोच, समाज और कहानियों के बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। पुराने जमाने में भारत में भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, और भारत का जो नमी वाला मौसम है, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, वो गल जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की सबसे पुरानी हाथ से लिखी किताबें
भारत में नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के सूखे रेगिस्तानों में मिली, जहां मौसम ने उन्हें बचाकर रखा। कभी कभी किसी जगह को समझने के लिए बाहर वालों की नज़र ज़रूरी होती है। प्राचीन भारत के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी विदेशी यात्रियों और लेखकों से मिली। सिकंदर के हमले की पूरी कहानी हमें यूनानी इतिहासकारों से पता चलती है। मेगस्थनीज ने हमें मौर्य दरबार के अंदर की बातें बताईं, तो वहीं फायान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने उस समय के भारतीय समाज और धर्म का आंखों देखा हाल लिखा। अब हमारी ये जो जासूसी कहानी है, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। सोचिए, क्या हो अगर एक सुराग कुछ और कहे और दूसरा सुराग बिल्कुल उल्टी बात करे। जब जमीन से निकले सबूत और किताबों में लिखी कहानियां आपस में मेल न खाएं, तब इतिहासकार सच का पता कैसे लगाते हैं? इसका एक बड़ा उदाहरण अयोध्या का मामला है। पुराणों और दूसरी धार्मिक किताबों के हिसाब से देखें तो राम की कहानी का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का हो सकता है। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने अयोध्या में खुदाई की तो उन्हें उस जमाने की किसी भी तरह की इंसानी बस्ती का कोई सबूत नहीं मिला। तो अब सवाल यह है कि इतिहासकार किस बात को माने? ऐसी स्थिति में आज के इतिहासकार उन सबूतों को ज्यादा वजन देते हैं जिन्हें वैज्ञानिक तौर पर परखा जा सकता है, जैसे कि पुरातत्व, सिक्के और शिलालेख। इसका मतलब ये नहीं कि पौराणिक कथाएं बेकार हैं, वो हमें उस जमाने के समाज, संस्कृति और विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन जब बात तारीखों और घटनाओं की हो तो भौतिक सबूतों को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। तो कुल मिलाकर एक इतिहासकार का काम एक ऐसी पहेली को जोड़ने जैसा है जिसके बहुत सारे टुकड़े हमेशा के लिए खो चुके हैं। उन्हें हर तरह के छोटे बड़े सुरागों को एक साथ रखकर एक ऐसी कहानी बनानी पड़ती है जो सबसे ज्यादा तर्कसंगत हो और मिले हुए सबूतों पर खरी उतरे। इतिहास लिखने का एक पूरा प्रोसेस होता है। पहला कदम, जितने भी सबूत मिल सकते हैं सब इकट्ठा करो। दूसरा कदम, हर सबूत की एक जासूस की तरह जांच करो। ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कहीं इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा। तीसरा कदम, सारे सबूतों को मिलाकर देखो कि कौन सी कहानी बन रही है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, हमेशा ये याद रखो कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कोई भी एक नया सुराग पूरी कहानी को बदल सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी ये डिजिटल दुनिया, हमारी इमारतें, हमारी कहानियां, इनमें से क्या चीजें आज से 2000 साल बाद तक बची रहेंगी? और भविष्य के इतिहासकार उन सुरागों के आधार पर हमारे बारे में क्या कहानी लिखेंगे?